हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड हम नया चैप्टर जो शुरू किया है वो इलेक्ट्रिकल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2 में आज हम आपको कुछ डेफिनेशंस और टॉर्क एक्टिंग ऑन डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स अर्थात डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स पर किस प्रकार की फोर्स कार्य करती है, कैसे कैसे कार्य करती है, इस सब के बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे और कुछ डेफिनेशंस भी इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब में बड़े ही आराम के साथ हमारे चैनल तक आप पहुंच सकते हैं। सीधा सिंपल लिखिए टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी। और इसके अलावा आप सिंपली PANJOLIA स्पेस JI पंजोलिया जी लिखकर भी यूट्यूब में हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सभी वीडियो देख सकते हैं। कृपया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इससे अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, फायदा ले सकें और नया नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिकल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल और दूसरा एनालॉग टाइप। डिजिटल अंकों में हमें जो भी डिफ्लेक्शन देते हैं, जो भी रीडिंग देते हैं, और एनालॉग जो है सांकेतिक रूप में पैमाने पर रीडिंग देते हैं और पैमाने पर जो पॉइंट लगे होते हैं उनको पढ़कर हम उसकी रीडिंग का पता लगाते हैं। तो आगे इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरी मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट दो होते हैं जो केवल हमें किसी चीज की, किसी धारा इत्यादि की उपस्थिति बताते हैं। जैसे नियॉन टेस्टर, लाइन टेस्टर, वो केवल हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। जैसा कि इंडिकेटर, तो उसमें लाइट आती है लेकिन ये नहीं बताता है कितने वोल्ट आ रही है, कितने एम्पीयर करंट चल रहा है, ये नहीं बताता है। और जो सेकेंडरी टाइप मीटर होते हैं उन सेकेंडरी टाइप मीटरों को फिर से आगे तीन भागों में बांटा गया है। ये उपस्थिति और मान दोनों दर्शाते हैं कि सप्लाई है और कितनी है वो भी हमें बताते हैं। तो पहली प्रकार के हैं इंडिसेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सूचक यंत्र, जो हमें सूचना देते हैं, पूर्ण रूप से बताते हैं कि ये इतने वोल्ट है, इतना कार्य कर रहे हैं। दूसरे हैं रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनमें रिकॉर्डिंग की जा सकती है। जैसे CRO हो गया, ग्राफ बना के रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन ये पहले दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये सप्लाई बंद होने के बाद अपनी रीडिंग बंद कर देते हैं, रीडिंग चली जाती है, इनके ऊपर रीडिंग नहीं रहती है, यथा स्थिति पहले जैसी ऑफ कंडीशन में रह जाते हैं। लेकिन जो तीसरी टाइप के मीटर हैं इन्हें कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग मीटर्स। इंटीग्रेटिंग यंत्र ये होते हैं जो अपनी रीडिंग को स्टैंड बाय रखते हैं। जैसे हमारे घर का एनर्जी मीटर, कार का स्पीडोमीटर में जो रीडिंग किलोमीटर लिखे जाते हैं, वो जो किलोमीटर स्टैंड रहते हैं, गाड़ी बंद कर दें तो भी वही स्टैंड रहते हैं, मीटर बंद कर दें तो भी वही घर की एनर्जी मीटर में वही रीडिंग रहती है। एक महीने की रीडिंग के पश्चात जब हम दोबारा रीडिंग लेने जाते हैं तो पिछले महीने की रीडिंग से अगली रीडिंग को माइनस करके उस रीडिंग को निकाल लिया जाता है। इन्हें कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, कुछ डेफिनेशन हैं। पहले देखते हैं कि मेयरिंग उपकरण की डेफिनेशन क्या है। एक मापने वाला उपकरण जिसका मानक मात्रा के साथ अज्ञात मात्रा को मापने या तुलना करने के लिए उपयोग करते हैं, उसे मापने वाला साधन कहते हैं। अर्थात आसान शब्दों में उसे मीटर कहते हैं। जैसे एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर विद्युत को मापने का उपकरण के उदाहरण हैं। तो डेफिनेशन हैं कुछ, इनको हम स्टडी करेंगे। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन को हिंदी में विभेदन कहते हैं। किसी उपकरण की वह क्षमता कि वह किसी राशि का कितना न्यूनतम मान प्रदर्शित कर सकती है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि कोई मीटर कम से कम कितनी बारीकी से उसकी रीडिंग को ले सकता है, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं, विभेदन कहते हैं। दूसरा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आउटपुट की तुलना में इनपुट का परिवर्तन अनुपात क्या है। मतलब कितनी आउटपुट दे रहे हैं और आउटपुट मिल रही है और कितनी इनपुट हमने दी है, और उसके बीच की सेंसिटिविटी कितनी सेंसिटिव तरीके से वो हमें रीडिंग दे रहा है, कितनी जल्दी और कितनी देर से रीडिंग दे रहा है, वो उसकी सेंसिटिविटी काउंट होती है। तीसरा है एरर। त्रुटि क्या है? एरर आमतौर पर एक लैंग्वेज है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। गलती, त्रुटि। त्रुटि क्या है? वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर।
मतलब कि हमने अगर 5 वोल्ट दिया है और वो 3 वोल्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स 2 वोल्ट का एरर है, त्रुटि है, ये त्रुटि कहलाता है। उसके बाद आता है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या है? अनुक्रिया समय, इसे हिंदी में अनुक्रिया समय कहता है। किसी मापक यंत्र में इनपुट देने में कितने समय के बाद आउटपुट प्रदर्शित होती है, इसके बीच का जो समय है उसे रिस्पांस टाइम कहते हैं। मतलब कि हमने कार्य करने के लिए उसे परमिशन दे दी है, लेकिन कितने समय के बाद उसने हमें कार्य करके दिया है, वो बीच का समय जो है वो है रिस्पांस टाइम, अनुक्रिया समय। आगे आता है डेड जोन, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है डेड जोन, इसे ध्यान से देखना है। मैंने एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश की है। कोई मापक यंत्र 0 से किस प्रकार तक की कोई रीडिंग नहीं देता है, मतलब कि 0 से शुरू होता है लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई भी रीडिंग देना नहीं शुरू करता है, तो थोड़ा आगे से जाके रीडिंग शुरू करता है, उसे डेड जोन कहते हैं। डेड जोन की एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। डेड जोन, ये एक मीटर है, इस मीटर में ये यहां पर 0 है, यहां पर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, 11 12 13 14, लेकिन यहां पर 0 है, यहां पर कुछ नहीं है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, ये मतलब 9 वोल्ट तक ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे यहां पर पहुंचा तो ये 10 11 12 यहां से रीडिंग देना शुरू की, तो यहां से लेकर यहां तक की जो पॉइंट हुआ ये इसका डेड जोन हुआ। फिजिकली एक और एग्जांपल देता हूं, मीटर, एक मीटर की फिगर से। ये आपका मीटर है, यहां देखिए, इस मीटर में ये 0 है और ये 100 है, इसके बीच का जो मान है ये डेड जोन है। यहां से लेके यहां तक कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन यहां से 100 से शुरू करके आगे 200 300 400 500 600 तक की रीडिंग देगा, इसे हम कहते हैं डेड जोन। उसके पश्चात रेंज, सीमा क्या है, इसकी रेंज क्या है? एक मापक यंत्र कितनी ऊपरी और निचली सीमा तक एक साधन के मान या संकेत को, जैसे एम्पेयर, वोल्ट और ओम इत्यादि को माप सकता है। मतलब कि इसकी रेंज क्या है? जैसे पिछला मीटर हमने देखा कि ये इस मीटर में इसकी रेंज थी 100 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक दिखाना, ये इसकी रेंज है। 0 से नहीं दिखाया इसने, कई में होगा 0 से लेके 6 वोल्ट तक दिखाना, उसकी 0 से 6 वोल्ट की रेंज है। इसकी रेंज थी 100 से 600, तो इसकी रेंज, इसे रेंज कहते हैं। आगे आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या है? एक मापक यंत्र, एक साधन, इसे हम थोड़ा सा पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, इसका सिर्फ शब्द में फर्क है। एक मापक यंत्र एक साधन के मान या संकेत को, जैसे कि एम्पेयर, वोल्ट, ओम इत्यादि को उसकी ऊपरी और निचली कितनी सीमा तक कितनी अधिक शुद्धता से मापता है। जैसे कोई हमें वोल्टेज बता रहा है कि इसकी वोल्टेज 11 वोल्ट है, और कोई हमें बताएगा इसकी वोल्टेज 11.999 वोल्ट है या 10.999 वोल्ट है, तो ये इसकी शुद्धता बता रहा है, इसे कहते हैं परिशुद्धता, किसी मीटर की परिशुद्धता। तो दोस्तों अब टॉर्क की बात करें, फोर्स एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सूचक यंत्रों में कार्यरत बल, अर्थात ये टॉर्क है। टॉर्क क्या है? जब हम किसी पॉइंटर को, किसी सुई को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, कम से कम उसे कोई फोर्स है वही आगे चला रही है, कोई टॉर्क है वही आगे चला रहा है, वो टॉर्क क्या है? उस टॉर्क को आज हम स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन टाइप मीटरों में लगने वाले टॉर्क क्या हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसे परिचालन टॉर्क या विक्षेपण टॉर्क भी कहते हैं। दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क भी कहते हैं। और तीसरा है डैंपिंग टॉर्क, अवमंदक टॉर्क या अवमंदन टॉर्क भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के टॉर्क, 3 प्रकार की फोर्स हैं जो पॉइंटर पर लगती हैं और जो मीटर के पॉइंटर को कार्य करती हैं, कार्य करने के लिए सहायक हैं और सही जो रीडिंग देने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, शुरू में मान लो यह 1 मीटर है, यह 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से यहां तक इस सुई को आने के लिए जो फोर्स लगेगी, अर्थात विद्युत फोर्स को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं इसको, और ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं।
होती है और ये यांत्रिक ऊर्जा सुई को, पॉइंटर को अपने स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो इस टॉर्क को कहते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये है डिफ्लेक्टिंग, जीरो से गंतव्य स्थान तक जो ले जाए उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। और उसके पश्चात अब यहां पर इसे कोई रोकने वाला ना हो तो यहां से जो झटका लगेगा इसको, ये सुई इनफाइनाइट तक आगे चली जाएगी, आगे बिल्कुल इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इसे अपने स्थान, जैसे 4 वोल्ट या 5 वोल्ट या 6 वोल्ट है, या 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर या 4 एम्पेयर, मान लो कि 5 एम्पेयर तक की रीडिंग लेनी है, हमने 5 एम्पेयर करंट सप्लाई यहां से गुजारी है, तो 5 एम्पेयर की बजाय ये तो आगे पहुंच जाएगी, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको जैसे ही यहां से जीरो से धक्का लगा और फोर्स लगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ये आगे चली जाएगी। अब इस चीज को रोकने के लिए हम दूसरी फोर्स का प्रयोग करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। शुरू में कंट्रोलिंग टॉर्क कम काम करेगी और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अधिक काम करेगी, इस पॉइंट को याद रखना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है कम काम करेगी और अधिक काम करेगी, और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है अधिक कम काम करेगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जैसे अधिक धक्का लगाएगी, आगे अभी तक कंट्रोलिंग टॉर्क का है नहीं, जैसे ही कंट्रोलिंग टॉर्क आगे इसको रोकेगी, इसका काम है इसको रोकना ताकि ये आगे ना जाए। कंट्रोलिंग टॉर्क इसको रोकती है और अपने स्थान के आसपास ही रोक लेती है। अगर 5 वोल्ट एम्पेयर तक का करंट दिया है तो इसे 4.5 या 5.5 एम्पेयर के बीच बीच में रोक लेगी, ये इसको यहीं पर रोक लेगी। लेकिन यहाँ पर ये इसका पॉइंटर जो है हिलता रहेगा। अब इस पॉइंटर को बिल्कुल एक्यूरेसी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें तीसरी टॉर्क की जरूरत पड़ती है, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। एक चीज को हमें ध्यान में रखना है, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और कंट्रोलिंग टॉर्क है आपस में विपरीत अवस्था में, विपरीत दिशा में काम करते हैं। ये इस तरफ को चलेगी तो ये इधर से इस तरफ को चलेगी, तो ही जहां पर जरूरत है वहां पर जाके पॉइंटर को रोकेगी ये, नहीं तो पॉइंटर तो आगे चलता जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर ये जो पॉइंट हमने स्टडी करने की कोशिश की है, दूसरा पॉइंट है कि दोनों टॉर्क विपरीत दिशा में काम करेंगे। तीसरा, जब सप्लाई हटा देंगे, अब मान लो कि हमने सप्लाई जो दी थी 5 एम्पेयर तक की, उसको हमने हटा दिया, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये तो खत्म हो गया, लेकिन पॉइंटर को अपनी दिशा में वापस लाने के लिए कौन सी टॉर्क लगेगी? वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क काम करेगी। कंट्रोलिंग टॉर्क इसे वापस अपनी स्थिति पर जीरो पर लाएगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वापस अपनी स्थिति में लाएगी। और यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, उसके पश्चात जब यहां पर पॉइंट में पहुंच जाती है, डंपिंग टॉर्क 4.5 5 एम्पेयर के बजाय 4.5 और 5 के बीच में कंपन करती है सुई। पॉइंटर जो है कंपन करता रहता है लेकिन एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, तो इसे अपने सही स्थान पर रोकने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। आपने आर्मेचर में सुना होगा कि रोटर में सुना होगा कि रोटर को कंपन मुक्त करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग की जाती है, तो डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अतः उसी प्रकार यहां पर डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग किया जाता है। डैम्पिंग टॉर्क यहां पर इस एक्ट करके, इस पर कार्य करके इसको अपने स्थान पर खड़ा कर देता है, और इस प्रकार ये 3 टॉर्क यहां पर काम करते हैं। उसके पश्चात जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, परिचालन टॉर्क, विक्षेपण टॉर्क में 5 विधियां हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से। इसे 5 विधियों में से 4 विधियां मैं यहां पर लिख रहा हूं, 5वीं विधि इनडायरेक्ट है। कैसे? मैग्नेटिक इफेक्ट में 2 प्रकार की विधियां आती हैं, एक परमानेंट मैग्नेट यूज होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। तो ये जो विधि है इसमें एक परमानेंट मैग्नेट है और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट। तो ये इस विधि से भी रिफ्लेक्टिंग टॉर्क को काम किया जाता है। उसके पश्चात मीटर में तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव का मतलब है कि किसी चीज को जैसे हम टेम्परेचर देते हैं कि तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो उसका प्रयोग हम पॉइंटर को कंट्रोल करने में लगाते हैं, पॉइंटर को धक्का देने में लगाते हैं। अतः तापीय प्रभाव से भी हम रीडिंग लेते हैं। उसके बाद इंडक्शन इफेक्ट, उसके पश्चात हॉल इफेक्ट। ये 4 प्रकार के प्रभाव हैं
जो डिफ्लेक्शन टॉर्क में यूज किए जाते हैं। उसके पश्चात नियंत्रण टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क में दो विधियां हैं, एक स्प्रिंग टॉर्क कंट्रोल और दूसरी है ग्रेविटी कंट्रोल। अब सबसे पहले कंट्रोलिंग टॉर्क है क्या? यदि मीटरों में कोई कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क ना हो तो किसी भी घूमने वाली प्रणाली में डिफ्लेक्शन इनफाइनाइट हो जाएगी। यह टॉर्क मूविंग सिस्टम में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के प्रतिरोध का कार्य करता है और डिफ्लेक्शन के साथ साथ बढ़ता है। जहां ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं वहां मीटर की सुई रुक जाती है। यहां पर जहां दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं वहां पर मीटर की सुई रुक जाती है, जैसे पहले भी मैंने आपको समझाया। इस प्रकार के टॉर्क के बिना सुई असली डिफ्लेक्टिंग पोजीशन के आसपास हिलती रहती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हटाने पर रीस्टोर टॉर्क के बिना सुई वापस जीरो पर नहीं आती है। यह चीज महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहला पॉइंट स्प्रिंग कंट्रोल क्या है। ये स्प्रिंग कंट्रोल विधि से कैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल विधि के लिए हम इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो स्प्रिंग लगाए जाते हैं, इन्हें हेयर स्प्रिंग कहा जाता है। हेयर स्प्रिंग का मतलब बाल जैसी साइज होती है, बाल के साइज का स्प्रिंग होता है, जितना बाल होता है हमारा। और ये फास्फोरस ब्रॉन्ज से बनता है। ब्रॉन्ज का मतलब है पीतल। पीतल दो बिंदुओं धातुओं से बनता है, तांबा और टिन को जोड़कर बनता है। और उसमें अगर फास्फोर को मिलाया जाए तो ये फास्फोर ब्रॉन्ज बन जाता है और इसे कांसा कहते हैं। इस धातु की कुछ क्वालिटियां हैं। जो स्प्रिंग बनाए जाते हैं उनकी जो क्वालिटियां होनी चाहिए वो क्वालिटियां इस धातु में पाई जाती हैं। इसमें चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल शून्य होना चाहिए, चुंबक का किसी प्रकार से प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसका ताप गुणांक टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। और यांत्रिक स्ट्रेस से मुक्त होना चाहिए, अर्थात इस पर जोर नहीं। जैसे हम पेन का स्प्रिंग निकालते हैं, खींचते हैं और जैसे खींचते हैं तो वैसे का वैसे स्टैंड रह जाता है, वो दोबारा स्प्रिंग नहीं बनता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। यांत्रिक स्ट्रेस से मुक्त होना चाहिए कि हमने खींच दिया तो उसमें वो स्ट्रेस ना रहे, वो वापस वहीं पर पहुंच जाए। तो ये स्प्रिंग को जैसे ही हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। इसे यांत्रिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर दो स्प्रिंग लगाए जाते हैं। ये जो स्पेंडल है बीच की, इस स्पेंडल को बिल्कुल फ्री पॉइंट पर जोड़ा जाता है और ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर के नीचे एक छोटा सा वेट लगाया जाता है। एक स्प्रिंग को बॉडी के साथ जोड़कर स्पेंडल के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि वो स्पेंडल को अपने स्थान पर रखे, वो उस स्थान पर स्पेंडल पर रहता है। अब दूसरे स्प्रिंग का एक पॉइंट स्पेंडल के ऊपर, दूसरा पॉइंट पॉइंटर के ऊपर होता है। जैसे ही इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलती है तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलने के साथ जैसे ही ये इस तरफ को घूमता है तो ये स्प्रिंग भी इस तरफ को घूमता है तो ये खुलता है। अगर ये खुलता है तो ये स्प्रिंग टाइट होता है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये इस तरफ को घूमेगा तो ये स्प्रिंग खुलता है। ये दोनों स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में जोड़े होते हैं। ये स्प्रिंग खुलता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये स्प्रिंग, ऊपर वाला स्प्रिंग और नीचे वाला स्प्रिंग बराबर हैं, एक जैसे हैं, ना ये खुल रहे हैं ना ये बंद हो रहे हैं, जीरो कंडीशन में है। लेकिन यहां पर अगर ये स्प्रिंग को हमने इस तरफ को घुमाया तो ये स्प्रिंग खुला तो इसमें भी स्ट्रेस आया और ये स्प्रिंग, तो ये उससे ये स्प्रिंग बंद हुआ क्योंकि यहां पर हमने फोर्स लगाई, डिफ्लेक्शन टॉर्क लगाई इसको। तो यहां पर जो ये टॉर्क लगी, इस पर लगी डिफ्लेक्शन टॉर्क, और ये जो स्प्रिंग और कस रहा है, कसाव आ रहा है इसको, इसमें ये कंट्रोलिंग टॉर्क का काम कर रही है। क्योंकि जैसे ही इसमें से सप्लाई, एक तो इसको जैसे सप्लाई मिलेगी तो एकदम भागने नहीं देगा, इनफाइनाइट तक नहीं दौड़ने देगा। जहां जितनी टॉर्क दी होगी वहीं पर रुकेगा जाके। और अगर सप्लाई पीछे से बंद हो जाती है तो इसे वापस जीरो अपने स्थान पर ले जाने के लिए ये स्प्रिंग कार्य करेगा। ये कंट्रोलिंग टॉर्क है। इसे एक और फिगर से भी समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर वही चीज बताई गई है। देखिए यहाँ बॉडी के साथ इस स्प्रिंग को लगाया गया है और इससे उल्टा इसको इस तरफ लगाया गया है तो इसको इस तरफ ये देखिए इसको ऐसे इस प्रकार घुमाया गया है तो ऊपर वाले को इस प्रकार उल्टा घुमाया गया है और पैमाने की जो पॉइंटर है उसके ऊपर लगाया गया है। अब पॉइंटर
को जैसे जैसे ही हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स दे रहे हैं तो ये इस तरफ को घूमता है, तो ये भी इस तरफ को घूमेगा और ये खुलेगा स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग खुलता है तो ये स्प्रिंग टाइट होगा। पहले जीरो कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में थे ना, टाइट होगा। तो अब ये जो स्प्रिंग जो टाइट होगा, जब इसके ऊपर से फोर्स हट जाएगी तो ये स्प्रिंग जो है ये कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करेगा और इस पॉइंटर को फिर से जीरो पर ले आएगा। ये है कंट्रोलिंग टॉर्क। और अगर बाई चांस हमारा पॉइंटर जीरो पर नहीं आता है तो यहां पर मीटर में ये जो पॉइंट लगा है, यहां स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू को घुमाकर हम ये से वापस जीरो पर ला सकते हैं। देखिए यहाँ जीरो नहीं है तो इसे हम घुमाएंगे तो ये वापस यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा। ये कंट्रोलिंग टॉर्क की पहली विधि थी, स्प्रिंग कंट्रोल विधि से कंट्रोल करना। दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल विधि से कंट्रोल करना। ग्रेविटी कंट्रोल विधि से कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसे समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक फिगर बताता हूं। ये दूसरी विधि के स्प्रिंग कंट्रोल विधि के बजाय ज्यादा आसान है और बहुत सिंपल है। यहां पर देखिए, यहां समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये स्पेंडल है, इस स्पेंडल के ऊपर हमने किसी पॉइंटर को लगा दिया है, ठीक है, इस पॉइंटर को लगा दिया। अब इस पॉइंटर से एक बेट इस तरफ लगाया है और एक बेट इधर लगाया है। ये ग्रेविटेशनल कंट्रोल है। ग्रेविटी अर्थात भार नीचे को रहता है जब इस बेट का, और ये इस तरफ को रहता है, तो ये बिल्कुल इसे अपनी जीरो की कंडीशन में रोक के रखता है। ये इस टाइम जीरो की कंडीशन में है। यहां देखिए ये जो डॉटेड में नहीं है, ये इस समय जीरो की कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही डिफ्लेक्शन फोर्स लगी, डिफ्लेक्शन टॉर्क लगी, ये इस तरफ को घुमा और यहां पर आ गया। देखिए यहां पर आ गया, तो ये बेट जो था इस कंडीशन में तो नॉर्मल था, बैलेंस बना हुआ था इनका। लेकिन जैसे ही ये बेट यहां से उठ के यहां पर आ गया और ये बेट यहां से उठ के यहां पर आ गया, ये बेट यहां आ गया, ये बेट यहां आ गया, तो इस बेट, ये जो बेट यहां ऊपर आ गया, ये जैसे ही इसमें से डिफ्लेक्शन टॉर्क हटेगी, फोर्स हटेगी, तो ये फिर से अपने स्थान पर आने की कोशिश करेगा, जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करता है, और वापस इसे जीरो पर ले आने के लिए यही काम करेगा। यहां पर ये जो मैंने बेट लगाया, ये जैसे ऊपर को उठेगा तो ये फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और इस पॉइंटर को नीचे को लाएगा। एक और फिगर से और आसानी से समझाता हूं। ये देखिए यहां पर जो डार्क ब्लैक है, डार्क ब्लैक देखिए नीचे को लटका हुआ है, बिल्कुल इस टाइम जीरो कंडीशन में है। ये पॉइंटर है, बिल्कुल जीरो कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हमने टॉर्क लगाई, डिफ्लेक्शन टॉर्क लगाई, इसे धक्का दिया कि कितने हमारे 2 पॉइंट समथिंग एम्पेयर तक या 2 पॉइंट समथिंग तक रीडिंग आएगी। तो एक तो ये वेट यहां पर है, ये वेट इसको भागने नहीं देगा, इनफाइनाइट तक आगे नहीं जाने देगा, ये आगे तक नहीं जाने देगा, जितना डिफ्लेक्शन टॉर्क लगाई वहीं तक जाने देगा, क्योंकि ये वेट इसे संभाल रहा है। और जैसे ही इसके ऊपर से डिफ्लेक्शन टॉर्क को सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो ये वेट फिर से अपनी स्थिति पर यहां पर वापस आएगा और इसे, इस पॉइंटर को फिर से वापस यहां पर जीरो पर ले आएगा। तो ये है ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम और स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है, इनकी कुछ हानियां हैं, कुछ लाभ हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के लाभ हैं, हर स्थिति में सही कार्य का, हर स्थिति अर्थात इसे हम सीधा उल्टा टेढ़ा जैसे मर्जी रख दें, इस प्रकार के मीटरों को ये काम करते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, इन्हें उठाकर हम जहां मर्जी ले जा भी सकते हैं। लेकिन इनके डेफिशिएंसीज, हानियां ये हैं कि तापमान में परिवर्तन यंत्र के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, अर्थात टेम्परेचर अधिक हो जाए तो थोड़ा डिफ्लेक्शन में, जो रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है। ये इनकी हानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेविटी कंट्रोल में, इनमें तापीय प्रभाव नहीं होता है, ये प्लस पॉइंट है। नंबर 2, कंट्रोलिंग टार्क की मात्रा बदली जा सकती है। इनकी कंट्रोलिंग टार्क जो हम वेट लगा रहे हैं, इसकी मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं जरूरत के अनुसार, कि लोड ज्यादा है, कम एफिशिएंसी कम ज्यादा करनी है, तो हम इसकी कंट्रोलिंग टार्क में वेट बदल सकते हैं। समय अनुसार इस पर मरम्मत का खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें फालतू बेट को छोड़कर और कुछ भी नहीं लगाया गया है। और
तीसरा, हानियां होने के बावजूद भी ये बहुत सस्ता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है, ये पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि यह इसे केवल पैनल बोर्ड में ही लगाया जाता है और लंब अवस्था में बिल्कुल 90 डिग्री में ही लगाया जाता है। इसे टेढ़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वेट नीचे को लटकता है इसका, वही कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करता है। इसे ये पोर्टेबल नहीं होता है, इसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। और तीसरी हानि, नुकसान ये है कि इसकी जो डिफ्लेक्शन है बहुत कम होती है, तो इसका स्केल बहुत ही छोटा होता है और बहुत बारीक बारीक पॉइंटों में होता है। ये इसके नुकसान है। तीसरा जो टॉर्क आता है, डैंपिंग टॉर्क। अब मंदन टॉर्क, डैंपिंग टॉर्क। डैंपिंग टॉर्क जो है यह बहुत ही बेसिक पॉइंट है। डैंपिंग टॉर्क को मैं एक सिस्टम द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। यह वह बल है जो किसी मूविंग भाग पर कार्य करता है तथा उस समय कार्य करता है जब यंत्र का मूविंग भाग हिल रहा हो। इस चीज को ध्यान से देखना। जब किसी यंत्र का मूविंग भाग हिल रहा हो, मान लो कि किसी यंत्र का पॉइंटर हिल रहा है अपने स्थान से, अगर 4 एम्पेयर माना है तो वो 3.5 या 4.5 के बीच हिल रहा है, स्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो इसका ये काम है कि उसे सही कार्य जगह पर स्टैंड करता है। यह सदैव सुई हिलने के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मीटर की सुई को तुरंत स्थिर करने के लिए इस डैंपिंग बल का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो मूविंग सिस्टम में जड़त्व के कारण सुई नापने वाली रीडिंग के आसपास हिलती रहेगी। देखिए सुई यहाँ पर आगे पीछे हिलती रहती है, अपने सही पॉइंट पर रुकती नहीं है, तो रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आती है और फाइनल रीडिंग दिखाने में समय लगता है। डैंपिंग की डिग्री को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि सुई बिना किसी कंपन के फाइनल रीडिंग तक खड़ी हो जाए। इस प्रकार के मीटरों को डेड वीट कहा जाता है। यदि इसे ज्यादा डैंपिंग बढ़ा दिया जाए तब मीटर ओवर डैंप हो जाएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं। ये जो कंपन की स्थिति है 3 पॉइंटों से होती है। इनको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। ये आमतौर पर कहीं मिलते नहीं हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज होती है। एक होता है अंडर डैंपिंग, दूसरा होता है ओवर डैंपिंग, तीसरा होता है क्रिटिकल डैंपिंग। तो अंडर डैंपिंग क्या चीज है, इनको ग्राफ से समझाऊंगा मैं आपको। अंडर डैंपिंग जो कंपन है, यह कंपन जो है रिफ्लेक्टिंग टॉर्क के आगे बढ़ने से और कंट्रोलिंग टॉर्क के दोनों के टकराने से जो बीच में कंपन होती है सुई को बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट तक रोकने के लिए, पॉइंटर को अपने पॉइंट तक रोकने के लिए, तो उस कंडीशन में अगर अंडर डैंपिंग होती है, अंडर डैंपिंग का मतलब है कि जो कंपन है पहले अधिक है, फिर कम है, कम है, कम है, कम है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते 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 से कम होते जाएगी। तो इस स्थिति में पॉइंटर को अपनी सही स्थिति में आने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन ओवर डैंपिंग क्या चीज होती है, ओवर डैंपिंग में जो कंपन है एक जैसी रहती है। कंपन एक जैसी रहने का मतलब क्या है कि वो 3.5 और 4.5 के बीच में दे रहा है, लेकिन जल्दी ही वो अपने पॉइंट पर बीच में पॉइंट पर आ जाता है, तो वो बिल्कुल एकदम से सही रीडिंग दे देता है जब ओवर डैंपिंग होती है। अंडर डैंपिंग में थोड़ा सा समय लेता है, ओवर डैंपिंग में बिल्कुल समय नहीं लेता है। लेकिन क्रिटिकल डैंपिंग, ये देखिए क्रिटिकल डैंपिंग पहले कंपन कम है, फिर कंपन ज्यादा हुई और ज्यादा हुई और ज्यादा हुई, ऐसे कंपन कम से ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो अपने सही स्थान पर पॉइंटर रुकने के लिए बहुत अधिक समय लेगा। ये 3 प्रकार की डैंपिंग के पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को नोट करके रखना अपने पास। उसके पश्चात 3 प्रकार के विधियां हैं जिससे डैंपिंग टॉर्क को देखा जाता है। डैंपिंग टॉर्क 3 प्रकार की विधियों से उत्पन्न किया जाता है। एडी करंट डैंपिंग, इसको भंवर धाराओं द्वारा भी कहा जाता है। एयर फ्रैक्शन डैंपिंग, वायु घर्षण डैंपिंग, इसे वायु हवा के द्वारा घर्षण से भी रोका जाता है। लिक्विड फ्रैक्शन डैंपिंग, तरल घर्षण अर्थात लिक्विड से
घर्षण करके भी इसको रोका जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज को मैं फिर से आपको डिटेल से समझाता हूं। तो देखिए, पहली थी एडी करंट डैंपिंग, दूसरी थी एयर फ्रैक्शन डैंपिंग, तीसरी थी फ्लूइड फ्रैक्शन डैंपिंग। तो एडी करंट डैंपिंग क्या है, ये देखिए। ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल पर एक पॉइंटर लगा है यहां पर, और ये जो पॉइंटर है ये डिस्क के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये डिस्क पर लगा हुआ है, डिस्क के द्वारा कंट्रोल, डिस्क, ये जो स्पिंडल पर डिस्क लगी हुई है। तो अब यहां रीडिंग आएगी, पर रीडिंग कैसे आएगी? यहां एक चुंबक लगा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और सिंपल परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। एडी करंट बफर द्वारा इसे खत्म किया जाता है यहां पर, अर्थात उन्हीं मीटरों में प्रयोग किया जाता है जिसमें चुंबक लगा होता है। अर्थात ये विधि डैंपिंग टॉर्क की ये विधि जो है, जिन मीटरों में चुंबक का प्रयोग किया जाता है, चाहे परमानेंट चुंबक हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तो उन्हीं में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एयर फ्रैक्शन को देखिए, ये स्पिंडल है, ये पॉइंटर है। इस पॉइंटर को यहां पर ये एयर बॉक्स है, इसमें हवा भरी होती है, और ये एक पिस्टन है, इसमें हवा भरी होती है, और यह पिस्टन है। तो ये किस प्रकार कार्य करता है? मीटर में हिलने वाले भाग पर एक हल्के एल्यूमिनियम का पिस्टन लगा रहता है। ये देखिए, यहां पर पिस्टन लगा दिया गया है, तथा वह इस प्रकार लगाया जाता है कि एक तरफ से बंद हवा के चैम्बर में घूम सके। मतलब कि इसमें डाल दिया गया है, जब ये रिफ्लेक्शन करेगी, यहां पर रिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी, तो ये नीचे की तरफ आएगा और हवा पर प्रेशर पड़ेगा। हवा पर प्रेशर पड़ेगा तो हवा इसे रोकेगी, अर्थात हवा इसे चलने में बाधा उत्पन्न करेगी, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क इसकी पैदा होगी यहां से। तो यहां पर डैंपिंग टॉर्क उत्पन्न होती है। तो एल्यूमिनियम का पिस्टन जो वैन में लगा है, चैम्बर की दीवारों में बहुत कम स्थान छोड़ता हुआ चलता है, पिस्टन की तरह, जैसे पिस्टन चलता है। इस चैम्बर का क्षेत्रफल गोलाकार या आयताकार होता है। हवा से भरे हुए इस चैम्बर में डैंपिंग द्वारा हवा के दबाव की प्रणाली आजकल इतनी पसंद नहीं की जाती। आजकल स्पिंडल पर एक या दो हल्के एल्यूमिनियम के बैन लगाए जाते हैं जो सेक्टर के आकार के बक्से में घूमते हैं। तो ये भी एक एयर फ्रैक्शन डैंपिंग है। उसके पश्चात लिक्विड क्या है? लिक्विड फ्रैक्शन डैंपिंग को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो इसकी स्पिंडल है, इस स्पिंडल में नीचे के भाग को एक बॉक्स के बीच में डाला जाता है, उसके साथ 4 इस प्रकार के फ्लैट पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, और इसके बीच में लिक्विड भरा होता है। इसके बीच में लिक्विड भरा होता है, और यहां पर ये पॉइंटर है इसका। अब जैसे ही यहां पर डैंपिंग टॉर्क मिलती है इसको, ये इस तरफ को घूमने लगता है। तो ये जो पॉइंट हैं, ये जो पत्तियां हैं, लिक्विड के बीच में घूमती हैं। तो लिक्विड जो है इसको रोकने की कोशिश करता है, अपोजिशन करता है इसकी। तो इस प्रकार यहां पर तरल घर्षण होता है, लिक्विड फ्रैक्शन होती है, और लिक्विड फ्रैक्शन के द्वारा डैंपिंग टॉर्क उत्पन्न होती है। तो ये है इसका फ्लूइड फ्रैक्शन डैंपिंग। ये यहां पर कुछ शर्तें हैं इसकी। ये शर्तें क्या हैं कि ये जो लिक्विड है इसका घनत्व कम होना चाहिए, अर्थात पतला होना चाहिए, घना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और
सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि लंब अवस्था में प्रयोग किया जाता है, परपेंडिकुलर अवस्था में इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड गिरने का खतरा रहता है, खतरा हो जाता है। लिक्विड का डिब्बा जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, बॉक्स जो सीधा रहेगा, तभी उस कंडीशन में इस प्रकार के मीटर या यंत्र जो हैं, मापी यंत्र हैं, काम करते हैं। अतः यहाँ पर हमने सीखा कि टॉर्क कितने प्रकार का होता है। टॉर्क 3 प्रकार का होता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क, जिसे परिचालन टॉर्क, विक्षेपण टॉर्क कहते हैं। दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसे नियंत्रण टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क कहते हैं। और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क, अवमंदक टॉर्क, अवमंदन टॉर्क कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझने की बात है। एक मापी यंत्र में जब सप्लाई दी गई है और पॉइंटर रीडिंग नहीं दे रहा है तो किस फोर्स या किस टॉर्क के कारण है। तो दोस्तों जब एक मीटर में सप्लाई दे दी गई है और वो पॉइंटर जो है सप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसको अर्थात धक्का नहीं लगा, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क नहीं लगी, डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण है। दूसरा पॉइंट आएगा, जब सप्लाई नहीं भी दी गई है, मीटर चला हुआ है, यहां तक मान लो 4 वोल्ट या 10 एम्पेयर या कुछ जितना भी हमें दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, तो जब सप्लाई बंद कर दी गई है और पॉइंटर अपनी स्थिति पर वापस 0 पर नहीं आ रहा है, तो किस टॉर्क के कारण नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क काम नहीं कर रहा है इसका। यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत से आपको पेपर में आएंगे। उसके पश्चात यदि पॉइंटर अपनी सही रीडिंग पर स्थिर नहीं होगा तो किस बल की कमी होगी, अर्थात पॉइंटर यहाँ पर रीडिंग दे रहा है लेकिन 4 की बजाय 3.5 या 4.5 के बीच में ऐसे कभी इधर उधर घूम रहा है, तो वहां पर डैम्पिंग टॉर्क की प्रॉब्लम होगी। ये पॉइंट जो है मैं समझता हूं कि मैंने बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों ये जो चीजें हैं बड़े ध्यान से समझेंगे। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक नहीं है, इसके बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सहनशीलता के साथ समझिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो पूरी उम्र के लिए ये हमें काम देगा और हमें महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल तक पहुंचने के लिए टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी या सिंपल PANJOLIA स्पेस JI पंजोलिया जी लिख के यूट्यूब पर टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इतना समझाने के लिए हमारा 1 लाइक तो बनता है, कम से कम 1 लाइक हमें जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, आपने ये हमारा चैनल देखा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।